Hello students, welcome to online classes of Babu Shobaram Arts College Alwar. Students, we are doing the second paper, Human Geography of BA Part 2, and the topic that we are taking today is Different Schools of Thought in Human Geography. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in BSR Government Arts College Alwar. Students, आज हम इसका पार्ट 4 कर रहे हैं, मानव भूगोल की विचारधाराएं। इसके 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और इन 3 पार्ट्स में हमने मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं और उसके बाद निश्चयवाद के ऊपर अगले 2 टॉपिक्स किए। आज हम निश्चयवाद का विश्लेषण एवं उसकी आलोचनाएं करेंगे। निश्चयवाद मतलब प्रकृति की डिटर्मिनिज्म यानी प्रकृति की डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, यानी प्रकृति ये निश्चित करती है कि मानव किस प्रकार की क्रियाएं करेगा और किस प्रकार से रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगा और मानव ने बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर लिया, तब कुछ चीज़ें जो प्रकृति द्वारा निश्चित थी वे मानव के द्वारा संभव होने लगी और इसलिए संभववाद का एक युग आया। तो संभववाद का युग आने के बाद निश्चयवाद की आलोचना की गई कि प्रकृति जो निश्चित करे, जरूरी नहीं है कि मानव वही करे और मानव प्रकृति के दायरे में इतना भी बंधा हुआ नहीं है। इस सोच को उसने पॉसिबिलिज्म ने जन्म इस सोच से पॉसिबिलिज्म ने जन्म लिया, यानी संभववाद, यानी बहुत सी बातें संभव हैं प्रकृति के अगेंस्ट भी। तो निश्चयवाद इसका विश्लेषण और इसकी आलोचनाएं, डिटर्मिनिज्म, एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिज्म का विश्लेषण यानी वातावरणीय निश्चयवाद, इसका विश्लेषण हम करते हैं। निश्चयवाद मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधारा है, क्योंकि उस समय में इतनी वस्तुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मानव को प्रकृति के अधीन रहना होता था, इसलिए यह प्रारंभिक विचारधारा है। वास्तव में उस समय मानव यंत्रों का विकास नहीं कर पाया था और वह प्रकृति के सामने असहाय दिखाई देता था। इसलिए उस समय के भूगोलवेत्ता प्रकृति को मानव के कार्यों पर नियंत्रक की तरह देखते थे और मानव भूगोल के जन्मदाता ने इसीलिए मानव भूगोल की परिभाषा में कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र ही वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। अर्थात रैट्ज़ल महोदय, जिनको कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता मान सकते हैं, उन्होंने वातावरण को केवल भौतिक दिशाओं का योग माना, मानवीय कार्यों का नहीं। निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा निश्चयवाद के सार को समझा जा सकता है। पूर्वी भारत में चावल व जूट, पश्चिमी भारत में गेहूं, चना, मटर आदि, राजस्थान में ज्वार बाजरा की फसलों का उत्पादन प्रकृति के निश्चयवाद का ही परिणाम था। यदि आज तो खैर सब कुछ संभव है, यदि पहले के समय में यदि ऐसा चाहते हम कि राजस्थान में या राजस्थान के मरुस्थल में चावल उत्पन्न हो, तो वो संभव नहीं था। तो इसलिए ये निश्चयवाद का ही परिणाम था। भारत में अकबर बादशाह के समय, जब भारत विश्व में सभी देशों से समृद्ध था, ग्रीष्म काल में आलू की सब्जी केवल कुछ खास मेहमानों के आने पर ही बनाई जाती थी, क्योंकि ऑफ सीजन के लिए आलू को सुरक्षित रखने का प्रबंध नहीं था। उस समय रेफ्रिजरेटर्स या फ्रीजर्स नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं था, तो ये सब चीजें सिर्फ मौसम के समय पर ही खा सकते थे। तो प्रकृति ये नियंत्रित करती थी उस समय कि हम किस चीज को किस समय पर खाएंगे। वर्षा न होने पर फसलें सूख जाती थी और अनेक बार अकाल का सामना करना पड़ता था। सिंचाई की सुविधाएं उस समय इतनी डेवलप नहीं हुई थी। मानव का भोजन, वस्त्र एवं वेशभूषा तथा आवास प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। मानव के शरीर का गठन प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। अनेक बार प्रकार की महामारी फैलने से जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो जाती थी। 1900 से 1920 तक भारत में जनसंख्या में कमी आई थी और मानव के पास रोने के अलावा कोई उपचार नहीं था। आलोचना। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही मानवीय कार्यों का प्रकृति पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था, यानी मानव ने ऐसे आविष्कार कर लिए थे जिससे कि प्रकृति अब उस पर हावी नहीं हो सकती थी। महामारी के लिए मानव ने वैक्सीन बना लिए थे और अकाल के लिए या वृष्टि न होने के समय के लिए उन्होंने सिंचाई के साधन डेवलप कर लिए थे। मानव ने नई नई मशीनें बनाई थी, नदियों से नहरें निकाली गई थी,
भूमिगत जल को नलकूप द्वारा निकाला गया था, परिवहन के साधनों का विकास कर लिया गया था। इन मानवीय कार्यों का सार यही था कि सिंचाई सुविधाओं का विकास करके फसलों के क्षेत्र में परिवर्तन संभव हो गया था। यानी अब फसलों का क्षेत्र और व्यापक हो गया था। सिंचाई से बहुत और स्थानों पर भी फसलें की जा सकती थी। आलू को सुरक्षित रखने के लिए शीतगृहों का विकास करके अब वर्ष भर सभी मनुष्यों को आलू की सब्जी प्राप्त है। जलवायु की कठोरता से बचने के लिए प्रशीतन एवं ऊष्मक का विकास करके भवनों को वातानुकूलित बना लिया गया। बीमारियों से सुरक्षा के लिए दवाइयां तथा टीके बनाकर महामारियों को रोक दिया गया था। इस प्रकार के परिवर्तनों को देखकर विद्वान निश्चयवाद की आलोचना करने लगे थे कि वातावरण निश्चयवादी नहीं है, प्रकृति निश्चयवादी नहीं है, मानव भी जैसा चाहे वैसा अपने हिसाब से कर सकता है और रह सकता है। कुमारी सैम्पल, जो निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी, ने भी कहा था, बढ़ते हुए बच्चों को कसे हुए कपड़े पहनाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। किरचॉफ के अनुसार मानव ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो बहुत से ऐसे कार्य कर सकता है जो प्रकृति उसके लिए नहीं करती। फेब्रे, जो संभववाद के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा, प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, आवश्यकताएं नहीं, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनका उपयोग का निर्णायक है। नवनिश्चयवाद के समर्थक मानव भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम ने कहा, निसंदेह वातावरण मानव को प्रभावित करता है, परंतु बदले में मानव वातावरण को परिवर्तित भी करता है, और यह अंतर्द्वंद इतना उलझा हुआ है कि किसका प्रभाव कब समाप्त होता है और कब शुरू होता है, ये जानना बहुत कठिन है। यानी प्रकृति कब मानव पर हावी होती है और कब मानव उससे प्रकृति के से सामना लेकर और इतने कार्य कर लेता है, ये जानना बहुत कठिन है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वातावरण निश्चयवाद की घोर आलोचना हो रही थी। मानव भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा का विकास, संभववाद। स्टूडेंट्स, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनिज्म या निश्चयवाद जर्मन स्कूल या जर्मन विचारधारा का विकास था, और संभववाद फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट था। यानी सब कुछ संभव है, मानव चाहे तो पृथ्वी पर वो कुछ भी कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉसिबिलिज्म, ये वहीं की विचारधारा थी। संभववाद का आरंभ या बिगिनिंग ऑफ पॉसिबिलिज्म। मानव भूगोल के अध्ययन और विकास में फ्रांसीसी विद्वानों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी, और उन्होंने मानव भूगोल के अनावश्यक उपभोग और बहुत से संदेहात्मक उपखंड किए बिना ही मानव भूगोल को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया था। जर्मन भूगोलवेत्ताओं की आरंभिक शिक्षा अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी, इसलिए वे प्राकृतिक वातावरण के निश्चयवाद की पुष्टि करते थे। परंतु फ्रांसीसी भूगोल शास्त्रियों को आरंभिक शिक्षा प्राय इतिहास में हुई थी, इसलिए उन्होंने मानव द्वारा चॉइस या छांट की स्वतंत्रता पर बल दिया था। उनके विचारों के अनुसार भूतल पर जो विभिन्न प्रकार के मानव क्रियाएं देखी जाती हैं, वे प्राकृतिक शक्तियों के चौखटे में मानवीय सूझ और गति का परिणाम है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वातावरण मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की सीमा निश्चित करते हैं। यानी प्रकृति सीमा तो निश्चित करती है महत्वाकांक्षाओं की, परंतु वे इन सीमाओं की अपेक्षा मानव क्रिया के क्षेत्र पर अधिक बल देते हैं। फेब्रे ने इस दृष्टिकोण को संभववाद कहा है। उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में किया था। संभववाद का विकास करने वाले प्रमुख विद्वान विडाल डी ला ब्लाश थे। उनके अतिरिक्त फ्रांसीसी विद्वान बेंच, डिमांजिया, ब्लैंचार्ड आदि ने भी इस सिद्धांतों को अपने ग्रंथों और लेखों द्वारा अधिक पुष्ट किया था। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन और कार्ल सावर आदि ने भी फ्रांसीसी विचारधारा का विकास करने में महत्वपूर्ण योग दिया था। विडाल डी ला ब्लाश एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनको मानव भूगोल में संभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। वे 1899 में पेरिस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उन्होंने वहां लगभग 20 वर्ष 1918 तक अध्यापन, लेखन और निर्देशन का कार्य किया था। ब्लाश का सबसे विख्यात ग्रंथ ज्योग्राफी यूनिवर्सल है, जिसमें समस्त संसार का प्रादेशिक भूगोल लिखा गया है। उन्होंने
क्षेत्र अध्ययन फील्ड स्टडीज को प्रोत्साहन दिया तथा अवलोकन किए हुए तथ्यों और खोजों को अपनी पत्रिका एनाल्स डी ज्योग्राफी में प्रकाशित करवाया। उन्होंने भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो वो 6 मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पार्थिव दृश्यों की एकता, यूनिटी ऑफ अर्थ फिनोमेना, जिसका अभिप्राय है कि भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, दृश्य का परिवर्तनशील योग, कॉम्बिनेशन और उनका परिवर्तन, जैसा कि संसार की विभिन्न प्रकार की जलवायु में देखा जाता है। थर्ड, भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर होने वाले दृश्यों से होता है। फोर्थ, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न रूपों और भेदों को समझना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति की पेटियां और उनमें निवास करने वाले मानव का अनुकूलन या एडेप्टेशन। पांचवा, दृश्यों का वर्गीकरण करने और उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जा सकता है। छठा, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तन को पहचानना आवश्यक है। विडाल डी ला ब्लाश ने के मानव भूगोल संबंधी सिद्धांतों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1923 में उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमेनी में हुआ। इसमें भी ब्लाश ने भौगोलिक एकता, वातावरण के महत्व तथा वातावरण पर मानव की क्रियाओं का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में संसार की जनसंख्या के वितरण, घनत्व और प्रवास का वर्णन है। दूसरे भाग में मानव द्वारा वातावरण के विकास की विधियों और मानवीय संस्कृतियों का विश्लेषण है। तीसरे भाग में परिवहन और संचार का वर्णन है। ब्लाश ने भौगोलिक एकता, ज्योग्राफिकल यूनिटी के सिद्धांत के अलावा इस बात पर विशेष बल दिया कि मानव एक ऐसा भौगोलिक कारक है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कर्म प्रधान है, एक्टिव है, और कर्तृ प्रधान या पैसिव दोनों ही है। यानी वो बहुत सा काम करता भी है और बहुत कुछ नहीं करता, या यूं कह लीजिए कि नहीं कर पाता। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के तथ्यों में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए, मानव समाज ने अपनी प्रिय फसलों को अपनाया और उगाया है, उनके उद्गम क्षेत्रों का बहुत विस्तार किया है और विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उनकी अनेक नई फसली नस्लें विकसित की हैं। मनुष्य की सहायता के बिना कृषि की फसलें अपने प्राकृतिक शत्रु पौधों पर विजय नहीं पा सकती थी और उनका विस्तार इतना नहीं हो सकता था। इस प्रकार ब्लाश ने मानव की छांट और क्रिया को महत्व दिया है। यानी मानव की चॉइस क्या है, वो क्या करना चाहता है, उन्होंने इसमें एक तरह से मानव के ऊपर ही ये बात डाल दी कि यदि वो करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स नया युग, जिसको कि हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। यानी इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हमने पहले तो डिटर्मिनिज्म की आलोचना की कि पृथ्वी इतनी डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है जितनी कि कुछ विद्वान पहले सोच रहे थे, यानी बहुत सी बातें अब संभव हो सकी हैं। और फिर उसके बाद हमने इसमें पॉसिबिलिज्म को डिस्कस किया कि संभव है यदि मानव चाहे तो। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।